अभी कुछ टेस्टिंग भी हो जाए तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पुराने सालों में पूछे गए हैं, और उसके ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे और नए क्वेश्चंस को मैंने ऐड किया है जो कि शायद आपसे आगे आने वाले एग्जाम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज इस सेशन में हम लोग बीएमसी के से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डीपीपी 1 और 2 है, यानी कि पहले और दूसरे लेक्चर की ये डीपीपी है। अब इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है वो है द कैल्सिनेट प्रोडक्ट इन द सीमेंट प्रोडक्शन इज नोन एज, यानी कि जब हम लोग सीमेंट का प्रोडक्शन करते हैं तो कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू अपने पास जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। रोटरी किल्न के अंदर यहाँ पे बात की जा रही है कि रोटरी किल्न में जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उस टाइम पे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि क्या ऐसा प्रोडक्ट वो जिप्सम एक प्रोडक्ट होता है, तो नहीं, क्योंकि जिप्सम हमारे पास वो प्रोडक्ट है नहीं। जिप्सम तो हम एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए मिलाते हैं, तो ये आंसर सही नहीं हुआ। दूसरा लिखा हुआ यहाँ पे ऐश, तो इसकी इस तरीके की मैंने कोई बात यहाँ पे नहीं करी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है सिलिका, तो सिलिका तो अपना मेन इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, मेन इंग्रेडिएंट होता है सीमेंट को बनाने के लिए, मुख्य अवयव होता है सीमेंट को बनाने के लिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एंड लास्ट इज क्लिंकर, तो मैंने आपको बताया था थर्ड जोन जब हम लोग जो आपका रोटरी किल्न है उसके थर्ड जोन के अंदर बात करते हैं तो वहाँ पे जब टेम्परेचर 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस होता है तो 3 से 25 mm साइज़ में आपके पास राउंड बॉल्स या राउंड पत्थरनुमा आप आकृति में आप लोगों को एक मटेरियल मिलता है, एक पदार्थ मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लिंकर्स। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो डी आंसर इस जगह पे सही आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द फंक्शन ऑफ द कैल्शियम सल्फेट एज अ सीमेंट इंग्रेडिएंट इज टू। कैल्शियम सल्फेट का मतलब हुआ CaSO4, और आपको पता है कि CaSO4 को जब हम लोग सीमेंट में इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग जिप्सम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो केमिकल फार्मूला हुआ वो आपके पास CaSO4.2H2O, जिसको हम लोग जिप्सम भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको हम लोग? जिप्सम भी कहेंगे। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जिप्सम क्या करता है? जिप्सम इंक्रीज करता है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट को। क्या बोला था मैंने कि जिप्सम आपके पास इट इंक्रीज, यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इट इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो यहाँ पे क्लियर लिख देते हैं इट इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट क्या करता है? ये इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट को इंक्रीज करने का काम करता है। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ऑप्शंस देखते हैं और आंसर को मैच करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? डिक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट, गलत है। नेक्स्ट लिखा है इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, यही आंसर इसका सही आ जाएगा। आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमें चारों ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता होती है, कई बार ऐसा होता है हमें चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन है क्योंकि हमारे माइंड में रहता है कि सीमेंट के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जिप्सम एक रिटार्डर की तरह काम करता है, एक मंदक की तरह काम करता है, जो कि सीमेंट के पानी मिलाने के बाद सूखने की प्रोसेस को स्लो कर देता है। उसको कहते हैं प्रारंभिक जमाव समय या फिर इनिशियल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने का काम किसका है? जिप्सम का है। तो यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉक कंपाउंड। इनमें से बॉक कंपाउंड कौन सा है? अब बॉक कंपाउंड कैसे बनते थे? जब हम लोग सीमेंट के अंदर जब पानी मिलाते हैं तो वहाँ पे सीमेंट के इंग्रेडिएंट के साथ पानी केमिकल रिएक्शन करता है, कुछ केमिकल कंपाउंड बनाता है। उन केमिकल कंपाउंड को हम लोग बॉक्स कंपाउंड कहते हैं, और इनकी रिसर्च या खोज बॉक ने की थी, इसलिए इनको हम लोग बॉक कंपाउंड कहते हैं। अब यहाँ बॉक कंपाउंड जो होते हैं वो चार मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले C3A बनेगा, फिर C4AF बनेगा, फिर C3S बनेगा, फिर C2S बनेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं बस चार कौन कौन से होते हैं। एक आपके पास में सबसे पहले कौन बनता है? C3A बनता है। उसके बाद C4AF यानी कि टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेरेट, जिसके बाद में C3S यानी कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और उसके बाद में डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये बनते हैं। अब इनमें मैच कर लेते हैं। सबसे पहला लिखा है ट्राई कैल्शियम ऑक्साइड, क्या ये होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट है डाई कैल्शियम ऑक्साइड, होगा? नहीं होगा, क्योंकि कहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा। उसके बाद ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, तो देखो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट दिखाई दे रहा है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड, बाइंडिंग है ये, नॉट बाइंडिंग, इट्स बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन द सीमेंट मोटर। सीमेंट मोटर होता है सीमेंट का मसाला, ठीक है, जिसका हम लोग मैसनरी में चिनाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मोटार क्या होता है? मोटार जैसे आपके पास सीमेंट का भी हो सकता है, लाइम का भी हो सकता है। जैसे एक बेसिक सीमेंट मोटार की बात करूँ तो सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर, सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर, इन तीनों से मिलकर के क्या बनता है? एक बेसिक सीमेंट मोटार बनता है। क्या बनेगा इससे? इससे एक बेसिक सीमेंट मोटार बनेगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है
कि इनमें से बाइंडिंग मटेरियल को कौन सा एक ऐसा अवयव है, यहाँ पे एक कंपोनेंट है जिसको हम लोग सीमेंट मोटार के अंदर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उस मटेरियल को। तो क्या यहाँ पे सैंड आपकी एक बाइंडिंग मटेरियल है? नहीं है, ये एक क्या है, फाइन एग्रीगेट है। ये मैंने चैप्टर को शुरू करते टाइम ही बता दिया था। उसके बाद क्या सुर्खी है? नहीं, सुर्खी एक पोर्टलैंड पोजोलैनिक मटेरियल होता है, सॉरी एक पोजोलैनिक मटेरियल होता है, लेकिन इसको हम लोग बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम में नहीं लेते। उसके बाद में सिंडर यानी कि राख का इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे। कौन बच गया? सीमेंट। मैंने स्टार्टिंग के जब चैप्टर को शुरुआत किया था तो वहाँ पे बताया था कि सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। एक बैग ऑफ सीमेंट की जो वॉल्यूम है वो कितना होता है। यहाँ पे दूसरी तरीके से पूछा है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट वेइंग 50 kg। एक 50 kg के सीमेंट बैग का वॉल्यूम कितना होता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था लेक्चर पढ़ाते टाइम। इसका अगर मैं सॉल्यूशन देखता हूँ, देखते हैं एक बार। तो मैंने आपको बताया था सीमेंट का, जब हम लोग सीमेंट को बना रहे होते हैं तो उस जगह पर सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब, ये आपके पास वैल्यू होती है। अब इस जगह पर यहीं पे हमें डेंसिटी आपके पास में क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आएगा, मास अपॉन डेंसिटी। अब यहाँ पे पूछी किसके लिए है, यहाँ पे पूछा हुआ है 50 kg बैग के लिए। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 50 अपॉन डेंसिटी कितना है 1440। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो इन मीटर क्यूब ये वैल्यू 0.03475 या 78 के समथिंग वैल्यू आ जाती है। आप देखिए भी मैच भी कर सकते हैं इसको, यहाँ पे आपके पास 78 मान सकते हैं इसको जनरली मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू आ चुकी है वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट बैग ऑफ वेइंग 50 kg की। तो फाइनली जब आप इसका आंसर देखोगे तो यहाँ पे आंसर कौन सा मैच कर रहा है, 0.0347 क्यूबिक मीटर, यानी इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रोक्सीमेट कंटेंट ऑफ CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड इन OPC यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड की परसेंटेज कितनी होती है। मैंने आपको एक ट्रिक याद कराई थी, दैट वाज लॉस मेहेम्स, ठीक है, ये मैंने ट्रिक आपको याद कराई थी। अब इस ट्रिक के अंदर आपको ये भी पता है कि हाईएस्ट परसेंटेज जो होता है वो होता है किसका, लाइम का और सिलिका का। तो लाइम का मैंने बताया था 62 से 67% ऑलमोस्ट, ये वेरी कर सकता है लेकिन ऑलमोस्ट इसी रेंज में आता है। और इसका बताया था 70 to 25%, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे किसका पूछा है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, लाइम को ही हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो इसी की जो परसेंटेज है वो कितनी है आपके पास, दैट इज 62 से 67, यहाँ पे लिखा हुआ है 60 से 67%, दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट इज एन एक्शन विच प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट। देखो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं कि सीमेंट का जल योजन एक क्रिया है जो कि भारी मात्रा में ऊष्मा का उत्पादन करती है। सीमेंट का जल योजन यानी कि हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट इज अ प्रोसेस जिसके अंदर हीट लिबरेट होती है। तो वो किस तरीके का एक एक्शन है, किस तरीके का एक प्रोसेस है, तो कैसा होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और ये मेरे नोट्स में आपको डायरेक्टली मैंने लिखाया भी था, दैट इज द सी आंसर इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एफ्लोरेंस इन द सीमेंट इज कॉज ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ। एक्सेस का मतलब होता है अधिक मात्रा, ठीक है। तो एफ्लोरेंस जो होता है सीमेंट के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है सीमेंट में उत्फुलन की अधिकता के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है एफ्लोरेंस इन द सीमेंट इज कॉज ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ। तो मैंने बताया था एल्कलीज की अधिक मात्रा होने के कारण या एल्कलीज की उपस्थिति के कारण अपनी दीवारों पर खार उत्पन्न हो जाता है और उसे हम लोग एफ्लोरेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा पहले देखते हैं, एल्यूमिना की वजह से होगा, नहीं आयरन ऑक्साइड, नहीं सिलिका होगा, नहीं। तो लास्ट आंसर क्या बच गया, एल्कलीज यानी कि क्षार की उपस्थिति में एफ्लोरेंस या खार उत्पन्न हो जाता है सीमेंट के स्ट्रक्चर के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द पोर्टलैंड सीमेंट द C2S एंड द C3S प्रेजेंट इन देयर इम्प्योर फॉर्म आर कॉल्ड एज। यहाँ पे पूछा गया है कि जब पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर जो C3S और C2S होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन देयर इम्प्योर फॉर्म में, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं। तो मैंने आपको देखो 4 नाम बताए थे। पहला था एलाइट, कौन सा था, एलाइट। उसके बाद में था बिलाइट, उसके बाद में था सिलाइट और चौथा था आपके पास में फिलाइट। ये 4 थे, एलाइट, बिलाइट, सिलाइट और फिलाइट, ये 4 थे। एलाइट बोलते हैं हम लोग C3S को, बिलाइट बोलते हैं हम लोग C2S को, सिलाइट बोलते हैं C3A को और फिलाइट बोलते हैं C4AF को। अब मैच कर लीजिए, देखिए
रिस्पेक्टिवली पूछा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो C3S को तो हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एलाइड, ठीक है, और C2S को हम लोग बोलते हैं बेलाइट। तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा उसको मैच करते हैं। तो पहला लिखा हुआ एलाइट और स्लाइट तो गलत हो गया, बेलाइट और फ्लाइट तो गलत हो गया, एलाइट और बेलाइट तो सही हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अफेक्ट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो हमने जैसा पढ़ चुके हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट को, या फिर फाइनल स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट को, या फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं, कई बार या तो अल्टीमेट बोल सकते हो, या फिर हाईएस्ट स्ट्रेंथ बोल सकते हो, या फिर इसको बोल सकते हो आप लोग दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है, या फाइनल स्ट्रेंथ आप इसको बोल सकते हो। तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से। और वहीं अगर इनिशियल स्ट्रेंथ आपसे पूछा होता तो आप इसका आंसर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट दे देते। तो इसका आंसर क्या आएगा, डाई कैल्शियम सिलिकेट इज द करेक्ट आंसर। Next question is, in ordinary cement about 99% of its final strength is achieved in most of the cases में, या in ordinary Portland cement के केस में 99% जो इसकी फाइनल स्ट्रेंथ होती है वो कितने दिनों में आ जाती है, तो वो आपको 28 दिन के अंदर आ जाती है। और बाकी आगे की जो स्ट्रेंथ होती है वो लगातार आगे 1 साल तक 2 साल तक आती रहती है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ओपीसी, ओपीसी यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के हाइड्रेशन प्रोसेस के अंदर, जलयोजन प्रोसेस के अंदर, व्हाट इज द वाटर रिक्वायरमेंट एक्सप्रेस एज द परसेंटेज बाय द वेट ऑफ सीमेंट टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया था 23% रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, C3S एंड C2S के हाइड्रेशन के लिए, और 15% रिक्वायरमेंट होती है वॉइड्स फिलिंग के लिए, ठीक है। कितना बताया था मैंने, टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 38% आपके पास में हो गया। कितना कितना हुआ, 15% वॉल्यूम वॉइड्स को फिल करने के लिए, और 23% क्या होगा यहाँ पे C2S और C3S के हाइड्रेशन के लिए होता है। टोटल कितना हुआ, 38। तो ये जो वैल्यू है ये कहीं ना कहीं 35 और 45 के बीच में लाई करती है, एंड दैट्स वाई इसका डी आंसर यहाँ पे सही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर और रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंपोनेंट। हाइड्रेशन की बात चल रही है, तो हाइड्रेशन जो सबसे कम होता है वो सबसे मैक्सिमम जो होगी वैल्यू वो इधर दिखानी है, और मिनिमम आपको इधर दिखानी है। बोला है ना यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको दिखाना है, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे हाईएस्ट जो होगी वो C3A के अंदर, देखो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है, C3A के अंदर, और सबसे ज़्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन भी आपको कहाँ मिलेगी, C3A के अंदर ही देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद सबसे कम जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है वो C2S में देखने को मिलती है, मैक्सिमम इसमें, मिनिमम इसमें। उसके बाद देखें उससे कम किस में होगी, C4AF में, उससे कम C3S में। इसके सारे के सारे जो ऑर्डर हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, कई सारे सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास ऐसे भी दे सकता है C2S में सबसे कम, उसके बाद में C3S के अंदर, उसके बाद में C3A के अंदर, और सबसे लास्ट में C4AF के अंदर। कुछ सिचुएशन ऐसी भी बन जाती है, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसा किसी भी सिचुएशन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे भी देखेंगे आप तो C4AF में सबसे ज़्यादा है, लेकिन उससे कम C3A में होनी चाहिए थी, यहाँ पे C3S में दिखा रखा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डर ठीक नहीं है, या तो ये वाला ऑर्डर सही होता या ये वाला ऑर्डर सही होता है इसका, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या आंसर सही देंगे, ए आंसर सही दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्लो डाउन द केमिकल रिएक्शन ऑफ द हाइड्रेशन। इनमें से कौन है ऐसा है जो कि जल योजन की रासायनिक अभिक्रिया को धीमा कर देगा, या फिर किसी भी प्रोसेस को धीमा करने का काम कौन करता है, रिटार्डर करता है। मैंने अपनी शुरू की क्लासेस में भी कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे रिटार्डर यानी कि मंदक वो काम करेगा। यहीं पे अगर इस प्रोसेस को फास्ट करना होगा तो यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन यानी कि त्वरक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट इज, एज पर IS स्पेसिफिकेशन, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के अनुसार व्हाट शुड बी द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम फॉर द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो in the case of ordinary Portland cement, two values you should have to remember in your mind always, कि सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं इनिशियल सेटिंग टाइम यानी कि प्राथमिक जमाव समय के बारे में बात करता हूँ, फॉर OPC इट शुड नॉट बी लेस दैन 30 मिनट, 30 मिनट से कम ये वैल्यू आपकी नहीं होनी चाहिए। बट सेम इन द केस ऑफ फाइनल सेटिंग टाइम इट शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 10 आवर्स, यानी कि आपके पास जो आखिरी जमाव समय है वो आपका 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और प्रारंभिक जमाव समय आपके पास 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। इसका जो सही आंसर आएगा, आपसे पूछा है फाइनल मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम, तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 आवर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्लैश सेटिंग ऑफ द सीमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू।
जो फ्लैश सेटिंग होती है वो किस वजह से होती है। तो पहला लिखा है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसको आप ट्राई कर लेंगे, इसको आप यहाँ पे ट्राई कर लेंगे, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्या कर लेंगे? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कर लेंगे, ठीक है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट यहाँ हिंदी में सही लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे हिंदी में ठीक है, इंग्लिश में ट्राई कर लेंगे। तो लिखा है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि सीमेंट में जब पानी मिलाते हैं तो 24 घंटे के अंदर सबसे पहले बनने वाला बॉक कंपाउंड है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में जब हम लोग सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग किया था तो उस टाइम पर हमने उसमें जिप्सम मिलाया था, जिसकी वजह से जिप्सम C3A के ऊपर काउंटर स्ट्राइक करता है और सीमेंट में C3A के सूखने की प्रोसेस को स्लो कर देता है। तो अगर आपके पास C3A जब बनेगा, अगर उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम आपने उसमें जिप्सम नहीं मिलाया होगा तो आपके पास फ्लैश सेटिंग का एक्शन देखने को मिलेगा, अकरेंस देखने को मिलेगी, यानी कि सीमेंट में पानी मिलाने पर वो बहुत ही कम समय में हार्ड हो जाएगा, पत्थर बन के सूख जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ही पूरी तरीके से जिम्मेदार है फ्लैश सेटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिकअप, ये पिकअप द करेक्ट प्रोपोर्शनिंग, ये पी है आपके पास। पिकअप द करेक्ट प्रोपोर्शंस ऑफ द केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। करेक्ट इंग्रेडिएंट, यहाँ पे प्रोपोर्शन पूछना है, करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ द केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था लॉस में है एम्स, ये आपको ध्यान है तो सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। लॉस में है एम्स। अब यहाँ पे सबसे मैक्सिमम देखो, आपको पूछा है, देखो हमें पता है लाइम के अंदर सबसे ज़्यादा होता है कितना, 60 से 65 या 60 से 67%। इसके अंदर कितना होता है आपके पास, लगभग हमने देखा था 17 से 25%, 17 से 25%। उसके बाद मैं एल्यूमिना की बात करूँगा तो 3 से 8% लगभग होता है। आयरन ऑक्साइड की बात करेंगे तो 3 से 5% लगभग होता है। मैग्नीशिया की बात करूँगा तो 1 से 3%, और इसकी बात करूँगा तो भी 1 से 3%। आप लगभग एक एवरेज हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले लाइम, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड। लाइम के लिए दिया हुआ है 63, ओके है। सिलिका की दिया हुआ है 22, ये भी सही है। एल्यूमिना की दिया हुआ है 6%, ये भी सही है। और आयरन ऑक्साइड की दिया हुआ है 3%। तो चारों ही चीज़ें सही लिखी हुई हैं, एंड दैट्स वाई आप बाकी सब में देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनका सीक्वेंस बिगड़ रहा है। जैसे कि सीक्वेंस वही है लेकिन सिलिका को पहले रख रखा है, जबकि सिलिका की जो मात्रा है वो लाइम से कम होती है। और यहाँ पे एल्यूमिना की मात्रा 63 बता रखी है, जो कि कभी हो ही नहीं सकती, इसलिए इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइज ऑफ द क्यूब ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। सीमेंट का जब हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट या फिर संपीड़न सामर्थ्य जब चेक कर रहे होते हैं सीमेंट की कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन के अंदर, तो उस टाइम पर जो क्यूब बनाया जाता है उसका साइज कितना रखा जाएगा। तो उस क्यूब का जो साइज है वो कितना रखा जाएगा, वो आपके पास 7.06 सेंटीमीटर या फिर 70.6 mm इसका साइज रखा जाएगा। ये भी हमने शुरुआती क्लासेस में पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 70.6 mm आपका सही आंसर होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेट द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ 43 ग्रेड सीमेंट इन ऑर्डर टू कंफर्म विद द इंडियन स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट द मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ MPa शुड बी। देखिए मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक, पहली बात तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है। तो एक स्ट्रेंथ की वो वैल्यू जिसके ऊपर किसी भी एक कंक्रीट या किसी भी मटेरियल के फेल होने के चांसेस या फेल होने की प्रोबेबिलिटी कम से कम फेल होने की प्रोबेबिलिटी फेल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा 5% होती है, या फिर पास होने की प्रोबेबिलिटी कम से कम 95% होती है। उस स्ट्रेंथ को हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और इस तरीके के लोड को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लोड कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, मैंने आपको बताया था 43 ग्रेड का, 43 ग्रेड को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें 43 का क्या मतलब होता है। तो 70.6 mm के क्यूब को 28 दिन की क्योरिंग के बाद CTM मशीन में रखने के बाद उसकी जब क्योरिंग कर ली जाती है, उसको CTM मशीन में रखा जाता है, तो वहाँ पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू 43 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होनी चाहिए। तो उस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ग्रेड ऑफ द सीमेंट को हम लोग 43 न्यूटन पर mm² या 43 ग्रेड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा बी आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में मैंने शुरुआत में ही एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोर्टलैंड सीमेंट, बात करो पोर्टलैंड सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय बर्निंग इन द किल्न द फॉलोइंग मटेरियल आर। इनमें से कौन से दो मटेरियल का इस्तेमाल करके हम लोग रोटरी किल्न के अंदर यूज करके सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आपके पास दो मटेरियल कौन से हैं, पहला लिखा है लाइमस्टोन एंड एल्यूमिना,
फिर लिखा है लैमस्टोन एंड क्ले, फिर लिखा है लैमस्टोन एंड सैंड एंड क्ले। इसका सही आंसर होगा लैमस्टोन एंड क्ले इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? लैमस्टोन एंड क्ले इज द करेक्ट आंसर। सो दीज वर द 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट